नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस टॉक शो। आज के हमारे खास एपिसोड में मौजूद हैं एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और समाजसेवी जिन्होंने अपनी लेखनी, विचारों और संवेदनशील दृष्टिकोण से पत्रकारिता को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं लतीफ किरमानी जी की। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली में जन्मे लतीफ किरमानी जी ने क्रिकेट पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की। साल 1981 में उन्होंने क्रिकेट स्टार नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसे 1990 से 2000 तक वे संपादक, संस्थापक और प्रकाशक के रूप में निरंतर आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में खेल पत्रकारिता को नई पहचान दी। वर्ष 2014 से 18 तक वे हर्बल चिकित्सा नामक स्वास्थ्य मासिक पत्रिका के संपादक रहे, जो देश की प्रसिद्ध शिक्षाविद RS चौधरी के सहयोग से प्रकाशित होती है। इसके साथ ही वे स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा के कई अभियानों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। पिछले 18 वर्षों से श्री किरमानी चेतना NGO के लिए मीडिया सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और समाज के वंचित वर्ग के लिए निरंतर योगदान दे रहे हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, BIFF इंदौर, जन विज्ञान भोपाल और भारत उद्योग ग्वालियर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए कार्य किया है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय विश्वास पत्रिका के संपादक हैं और उन्होंने ब्रज मोहन जी के जीवन पर आधारित फोटो फीचर पुस्तक एक संत राजनेता का संपादन भी किया। आज फेस टॉक शो में उनके साथ एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक बातचीत करेंगे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, जहां चर्चा होगी पत्रकारिता, समाज और सकारात्मक परिवर्तन पर। तो आइए देखते हैं फेस टॉक शो। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। नेहरू जी के बारे में इनका बहुत ही करीब थे नेहरू जी के बारे में। ये देखता हूँ फोटो, इसमें आपकी तस्वीर भी है कहीं पर? हाँ हाँ, वो दिखाओ, इसमें डाल दो। नेहरू जी नेहरू जी के साथ ये राष्ट्रीय विश्वास के फाउंडर जो यहाँ ये उस वक्त थे, और इन्होंने ही इसको उनको वो बनाया था कारपोरेशन का चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इंदिरा गांधी के साथ। तो ये किताब जो है उनकी पूरी जिंदगी की। फेस टॉक शो में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ किरमानी साहब। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, करीब पिछले 35-40 सालों से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनको देखा गया है, बहुत सारी इनकी सेवा रहती है। और एक बैनर है राष्ट्रीय विश्वास, जो कि वीकली पेपर है, उसके भी आप 35 साल से सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। उसमें एज ए एडिटर की हैसियत से वहाँ इनको और देखते हैं। इनके बहुत सारे लेख भी पढ़ने को मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में इनकी अलग अलग भूमिकाएँ रही हैं, बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। आज उनसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है किरमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हम सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को, कि आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप दें तो अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। ये मैं कोई करीब 1980 में ग्रेजुएशन करके भोपाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में फिर मैंने छोटी मोटी अखबारों में और बड़े अखबारों में लिखना शुरू किया था। मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो शुरू हुआ था ना, वो हुआ था 1981 में, जब मैंने अपना खुद का मैगजीन क्रिकेट स्टार निकाला था। मतलब ना क्रिकेट स्टार, हाँ, क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था। क्रिकेट स्टार जब मैंने निकाला तो उसमें जब शुरू में ही उसमें मुझे बहुत कामयाबी मिल गई थी, और वो सारे हिंदुस्तान में बिक्री के लिए मैंने उसको पहुंचा दिया था। लेकिन ये सिर्फ क्या है कि 1983 में जो कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता ना, उसमें क्रिकेट का बहुत बूस्ट आया था। बहुत ऊंचाई पे चले गई थी, और यहाँ के जो क्रिकेट के फैन थे वो बहुत ज्यादा क्रिकेट को चाहने लगे थे। तो उसी हिसाब से हमारा जो मैगजीन था क्रिकेट स्टार, वो ग्रो हुआ काफी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें आई। वो मैच फिक्सिंग का आया, फिर धीरे धीरे टेलीविजन आया। टेलीविजन पे मतलब प्राइवेट चैनल भी आए, फिर वो लोग भी क्रिकेट दिखाने लगे। टेलीविजन पे जब आया तो क्रेज जो है, क्रेज तो नहीं, लेकिन यह है कि प्रिंट मीडिया का जो है थोड़ा सा वो हल्का हो गया। फिर वो 90 में मैंने इसको बंद कर दिया था। 91 से फिर मैं इसमें अपना जो है
राष्ट्रीय विश्वास में ज्वाइन किया था और राष्ट्रीय विश्वास से फिर मैं अभी तक हूँ। तो राष्ट्रीय विश्वास में आप काम कर रहे हैं, एज ए एडिटर काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी आपने कई जगह देखने को जी। उसमें खास तौर से खेल के ऊपर आप लिखते हैं। हाँ। तो क्रिकेट के अलावा और कौन से? हाँ, ये वो इसके बीच में मैं जो एक असाइनमेंट मुझे मिला था, ये आयुर्वेद की एक मैगजीन थी हर्बल चिकित्सा, उसको भी मैंने 2-3 साल देखा। और ये एक अलीगढ़ के हमारे दोस्त हैं चौधरी रियासत अली साहब, उनके कॉलेज हैं आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज हैं, तो उनकी एक हाउस मैगजीन थी हर्बल चिकित्सा, उसको मैंने 2-3 साल एडिट किया क्योंकि मेरे पास टाइम था। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय विश्वास है ये छोटा अखबार है और उसमें टाइम मिल जाता है, लेकिन बीच में वही ये प्रिंट मीडिया का जो थोड़ा सा डाउन होना शुरू किया तो वो उसको भी उनको भी अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या था कि मैं इसलिए नहीं जा पाया कि मुझे जो है ना थोड़ा सा बोलने में और दूसरी चीज़ों में उतनी महारत हासिल नहीं, लिखने का शौक ज़्यादा रहा, तो इसी वजह से मैं उसमें अपने आप ही ख्वाहिश नहीं हुई कि उसमें जाया जाए। क्रिकेट स्टार के दौरान मैंने कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। पुराने ज़माने के पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ इकबाल यहाँ दिल्ली आए हुए थे, उनसे मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात की, और ये आपके जो वसीम अकरम, मुझे उस ज़माने के क्रिकेटर जो इंडिया आते रहते थे ना, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और इसके अलावा ये अपना ये चेतन चौहान और ये इनके साथ जो गावस्कर की जोड़ी थी, चेतन चौहान से तो हमारी काफ़ी करीबी आ गई थी, वो हमारे ऑफिस में भी आए थे। तो हैरत की बात यह कि चेतन चौहान का 2-3 साल बल्कि 5 साल का क्रिकेट कैरियर है, उन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले और एक भी सेंचुरी नहीं लगाई, एक भी सेंचुरी नहीं बनाई, जबकि गावस्कर धड़ाधड़ उनके साथ सेंचुरी बना रहे थे। ये कहें तो उनका बैड लक था, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे थे और चांस भी बहुत मिला। दुनिया का अकेला क्रिकेटर है जिसने 2000 रन बनाए लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। ओपनर। आपको क्रिकेट की जो नॉलेज भी काफी है होगी, इसमें बीच में रहे क्रिकेटर को, मगर कभी मन में ख्याल नहीं आया कि मैं भी क्रिकेट खेलूं? नहीं, उसकी वजह ये थी कि हम एक दो टाउन एरिया से होके आए थे, जो गुना डिस्ट्रिक्ट है अपना मध्य प्रदेश का, तो वहाँ कोई क्रिकेट का कोई शौक ही नहीं था। तो उस वक्त तक तो हमारी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, मतलब तो वो एक तरह से देखा जाए कि बचपन में क्रिकेट तो खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन क्या है कि पढ़ते हुए बहुत देखा था, तो इस वजह से क्रिकेट की। चलिए, आपका एक लंबा सफर आपका पत्रकारिता में गुजरा है, तो अभी जो देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो इससे पत्रकारिता कितनी प्रभावित हुई है? मैं आपको इसमें जरा शुरू से बताना चाहूँगा कि जैसे आपका ये जो प्रिंट मीडिया जब शुरू हुआ था ना, या प्रिंटिंग प्रेस जब शुरू हुई थी, तो जॉन गुटेनबर्ग थे जर्मनी के, तो उन्होंने लोहे के टाइप इन्वेंट किए थे। वो जो इन्वेंशन जो मानी गई थी प्रिंटिंग प्रेस, वो उस सदी की जो है ना सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, क्योंकि किताबें छपना और दूसरी चीज़ों का प्रसार होना, मतलब लिटरेसी का प्रसार होना, पढ़ाई लिखाई का प्रसार होना, वो उसी से शुरू हुआ था। क्योंकि प्रिंटिंग की फैसिलिटी बहुत आसान हो गई थी। पहले जो पहली प्रिंटिंग मशीन जो इंडिया में जो आई थी ना, वो आई थी गोवा के तट पे, गोवा में आए थे, पुर्तगाली लोग आते रहते थे, तो पादरी लोग लेके आए थे जी। तो एक ज़माना ये था, उस वक्त वो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने समंदर में फेंकवा दी थी इंडियन राजा ने, क्योंकि वो कुछ समझ रहा था पता नहीं क्या है ये। लेकिन फिर दूसरी प्रिंटिंग प्रेस आना शुरू हुई, तो इंडिया में इस तरह से इसको प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ कि जब इसमें धीरे धीरे फिर ये ऑफसेट प्रिंटिंग आई, ऑफसेट प्रिंटिंग के फिर वो जो जब से जो इंटरनेट आया, ब्रॉडबैंड आया, तो और फिर उसके बाद मोबाइल आया, तो सारा कुछ बदल गया। आज उसी तरह का इन्वेंशन जो है, जो ऑनलाइन तो नहीं कहना चाहिए, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जो इसकी वजह से। अब एक तीसरी चीज़ और आ गई है, जैसे बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और भी ज़्यादा सब कुछ चेंज कर दिया है, सारे मीडिया को तहस नहस कर दिया है उसने, उसकी गरिमा खत्म कर दी सारी। प्रिंट मीडिया खत्म हो गया सर। अब जो है कि डेली पेपर्स का कुछ अहमियत है, मतलब जो कुछ है डेली पेपर भी चलता है। एक देखते हैं ये जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे जिनको समझ भी नहीं है, वो भी अपने माइक उठाए फिरते हैं, और उन्होंने तो पत्रकारिता का नहीं, क्या कहना चाहोगे? वो उसकी वजह है, वो सिर्फ ये कारण है, उसका जो कारण है ना, वो कारण है कि ये उसमें इंटरनेट ने और ये जो क्या कहते हैं उसको,
जो तरीके हैं ना बहुत आसान करे। तो आसान तरीके होने से जो नौसिखिया होता है ना वो भी सोचता है कि मैं उसको बहुत कुछ सीख गया हूँ। तो इसी वजह से जो उनका कम से कम अपना अपना क्रेज है कि उसमें अपनी खुद की पब्लिसिटी उसमें हो रही है। लेकिन इसमें एक फायदा है, देखा फायदा ये हुआ है कि जो बहुत सारे टैलेंट है ना वो टैलेंट भी निकल के आए हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं। तो वो उसकी वजह से ये है कि जिन लोगों को कुछ करना नहीं आता था, जो इंस्टीट्यूट में जा नहीं पाते थे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा पाते थे, लेकिन वो लोग अपने टैलेंट के बल पर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बहुत सारे, वो अपने टैलेंट पर बढ़कर तो उसमें आगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है यूट्यूब वालों का है, फेसबुक वालों का है, गूगल वालों का है, और आपका ये जो है इसमें ट्विटर भी कह सकते हैं, इन सब का है। आजकल तो ये है कि ट्विटर पे आप ट्वीट करेंगे तो वो खबर बनेगी। अब खबर कोई एजेंसी भी मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि उनकी अहमियत भी बहुत कम है। न्यूज एजेंसी भी लगभग खत्म हो गई है। खत्म तो नहीं हुई है, अहमियत कम हो गई है। अहमियत कम हो गई है, हाँ, सबसे क्योंकि अब पत्रकारिता बड़ी इजी हो गई, आसान हो गया। अब वरना easy हो पहले गई, एक हाँ, पत्रकार को तो फील्ड में घूमना पड़ता था। और उसमें ये क्या है कि अब उसका प्रसार जो है ना बहुत तेजी से होने लगा है। ये खबर अगर अमेरिका में ब्रेक होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है, इंडिया में ब्रेक होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले टेलीफोन करो, रिपोर्टर को भेजो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। एक जो मीडिया जो अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें गोदी मीडिया का एक वर्ड यूज होता है। जी 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 जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो गोदी मीडिया जो है ना वो एक्चुअली में क्या है कि गोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो सरकार के फेवर में, सरकार के फेवर में बात करते हैं, या सरकार की जो नाकामियां होती है वो उसको छुपाते हैं, उसको छुपाने का काम करते हैं, इसीलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। यानी वो मीडिया जो वो पत्रकार या वो संस्थान या वो चैनल जो सरकार की गुणगान करते हैं उनको गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन इन गोदी मीडिया के मुकाबले तो सोशल मीडिया में जो इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, स्वतंत्र आवाज़ें हैं, वो भी मौजूद हैं और उसका भी बहुत असर हो रहा है। लोग कहते तो हैं जो दूसरे सोशल मीडिया पे जो हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे अपने चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मगर उसका जो प्रभाव है उतना नहीं दिखने को मिलता जितना कि अभी भी जो है, चाहे खबर जैसी भी है, मगर जो सैटेलाइट चैनल की जो खबर है उसका प्रभाव जो समाज में ज्यादा दिखाता है, उसका क्या, इस बारे में क्या कहना चाहिए? तो इसमें क्या है कि देखिए इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, उनके पास तो मगर सब्सक्राइबर उनके भी बहुत होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं कईयों के तो। नहीं वो बात है, वो प्लेटफॉर्म जो है उनका यूट्यूब है, उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल है। जिसको अगर वो चाहे तो वायरल ज्यादा कर देते हैं तो वो वायरल हो जाता है, तो उसको ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि इनका जो एक सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिक सिस्टम ही है, उस सिस्टम से ये रील हुई या न्यूज हुए वो चलते रहते हैं। तो इसमें तो मतलब ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसको अगर ज्यादा, अब ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है सोशल मीडिया में या मीडिया में आप कुछ नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं या किसी को गाली बक दें तो लोग समझने लगे कि ये भी एक पॉपुलर होने का तरीका है, लेकिन हालांकि चीज गलत है, लेकिन लोग समझने लगे पत्रकारिता का मिसयूज है। हाँ गलत चीज आई है, लेकिन क्या ओपन प्लेटफॉर्म है, इसी वजह से लोग अपना कहते थे। आप ट्विटर पर लिख दिया, ट्विटर पे मान लीजिए अगर किसी ऐसे आदमी ने फॉलो कर लिया कि जो बहुत लाखों लोग फॉलो करते हैं तो उसके पास भी पहुंच जाएगी बात। तो ये इसमें कुछ तो गलत भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलने का तरीका भी है। ये जो अब से 40 साल पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या महसूस करते, फर्क महसूस करते? 40 साल की पत्रकारिता जो थी ना वो स्लो थी, और दूसरी बात उसमें थी कि उसके अंदर जो ना सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक वैल्यू थी। अब ना तो सांस्कृतिक वैल्यू रही है, ना नैतिक वैल्यू रही है, और ना ही राजनीतिक वैल्यू रही है। पुरानी खबरों को लोग कहते थे कि भाई कोई भी सच्ची, उसको सच्चा माना जाता है कि भाई अखबार में आई है ये चीज, विश्वसनीयता थी, मगर आज जो है अब वो उसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब फ्राइडे के दिन कोई फिल्म रिलीज होती थी ना, तो फिल्म रिलीज होती तो उसका रिव्यू जो है एक कॉलम में, 2 कॉलम में छपता था और लोग वो पढ़ते थे उसको, और वो रिव्यू लिखने वाला भी इतना मतलब कहना चाहिए कि वो होता था, तटस्थ होता था कि वो जो समझता था वो लिखता था। अब तो क्या है कि मतलब कि इवेंट होते हैं, बाकायदा उससे प्रमोशन किया जाता है, टेलीविजन पे बुलाया जाता है, एक्ट्रेस को पूरी की पूरी टीम को बुलाया जाता है प्रमोशन के लिए, फिर जाके फिर वो फिल्म रिलीज होती है, उसमें फिर बॉक्स ऑफिस चलता है, काफी कुछ सब मैनेज हो जाता है अब तो सब। हाँ कहाँ मैनेज हो जाता है, ये समझ लीजिएगा। अपने हिसाब से आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। जो उभरते हुए जो है कहते हैं उनको, जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार थे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
भाई उनका मैसेज तो यही है कि वो अपने टैलेंट में सबसे पहले तो वो ये सोचे कि हम इस तरह काम कर सकते हैं, और अपना टैलेंट दिखाने के लिए अब ये है कि मोहताजी नहीं है किसी तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की या किसी के उसमें काम करने की। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी पिछले दोनों, शायद पुरानी बात है या नई बात है, कि एक ये एजुकेशन के मास्टर थे जो अपने खान सर, जो वहाँ के बिहार जी जी हाँ जी हाँ जी। और एक कॉमेडियन है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जावेद है या वो क्या नाम, साजिद है, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी, दोनों को अमिताभ बच्चन ने उसमें बुलाया था, कौन बनेगा करोड़पति में, एज ए सेलिब्रिटी बुलाया था। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो उन दोनों को बुला रही है, और दोनों ने अपनी मेहनत से सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी पहचान बनाई और उन्होंने बुलाया। तो इसका मतलब ये है कि आप मौके जो हैं टैलेंटेड आदमी के लिए खोले हुए हैं, किसी तरह का कोई मतलब उसमें वो नहीं है कि साहब रुकावट हो, ये फर्क है मतलब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ किरमानी साहब, जो कि पत्रकारिता के बारे में उनसे बात हुई, और वो कह रहे हैं कि आज जो प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है, जो इंटरनेट का ज़माना है, उस पर आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी पब्लिसिटी को और आपकी जो हुनर है उसको कहीं कोई दबा के नहीं रख सकता। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस।